डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की कुछ भौतिक विधियाँ, जैसे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल यूनिट्स में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। इसे वन बाय वन एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की रासायनिक विधि नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी कि किसी विलयन की ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसे आप जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब बात आती है ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये होता है W अपॉन E। W क्या है? W होता है वेट ऑफ सॉल्यूट और E होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार जिसे आप कहते हो वो क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हम नॉर्मलिटी को कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया स्मॉल w, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया कैपिटल E, और V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सीधा सा फार्मूला है नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। V यहाँ पे लीटर में, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो मात्रक होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका जो है क्या है, यूनिट है ये, यानी कि इसका ये मात्रक हो गया। ठीक, कभी कभी डेफिनेशन आती है और डेफिनेशन के साथ यूनिट भी पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे एन सॉल्यूशन। एन सॉल्यूशन अगर लिखा है कहीं तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होंगे? यानी कि किसी सब्सटेंस के यदि ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिसॉल्व हो, 1 लीटर में विलीन हो, तो उस प्रकार का जो विलयन है वो विलयन कहलाता है नॉर्मल विलयन। यानी कि क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा HCl का इक्विवेलेंट वेट है 36.5। अब HCl है और इसका E है 36.5। कैसे आया ये, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा 36.5 ग्राम। यानी कि इक्विवेलेंट वेट को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यदि HCl के 36.5 ग्राम 1 लीटर विलयन में मिले हुए हैं, घुले हुए हैं, तो वह HCl का नॉर्मल विलयन होगा।
ठीक है। यदि H2SO4 के 49 ग्राम, क्योंकि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, यानी H2SO4 के 49 ग्राम अगर 1 लीटर में डिसॉल्व हैं तो वह H2SO4 का नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। यदि एसिटिक एसिड के 60 ग्राम घुले हैं तो वह एसिटिक एसिड का नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। यदि ऑक्सैलिक एसिड के 63 ग्राम 1 लीटर में मिले हैं तो वह ऑक्सैलिक एसिड का नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 लीटर में घुले हुए हैं तो वह उसका नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट वेट को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, सपोज करिएगा अगर हम यहाँ चले आए NH4Cl पे और HCl पे, अगर HCl के 36.5 ग्राम 1 लीटर में घुले हैं तो वह HCl का नॉर्मल विलियन है, और अगर NH4Cl के 53.5 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व है तो वह NH4Cl का नॉर्मल विलियन होगा। इसी प्रकार से N/2 सॉल्यूशन को हम कहते हैं सेमी नॉर्मल, N/10 सॉल्यूशन को हम कहते हैं डेसी नॉर्मल, N/100 सॉल्यूशन को हम कहते हैं सेंटी नॉर्मल, और N/1000 सॉल्यूशन को हम कहते हैं मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। N/1000 का मतलब क्या है, N की वैल्यू हमेशा होती है 1 यानी 1, N/1000, N/1000 इसका मतलब है 1/1000 N, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट के 1/1000 पार्ट, ग्राम इक्विवेलेंट के 1/1000 पार्ट पर लीटर में डिसॉल्व हैं। ऐसे ही N/10 अगर मान लीजिएगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है 1/10N। क्या मतलब है 1/10N, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट का 1/10th पार्ट 1 लीटर विलियन में डिसॉल्व है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये कई बार आता है। अब हम बात करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमें ई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होती है। किसी भी एग्जांपल में ई की वैल्यू देनी रखी होती है। कोई भी एग्जांपल आप लेंगे और किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको ई कैलकुलेट करना आना चाहिए, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार क्या होता है? देखिए, सामान्यतः तुल्यांकी भार एक सापेक्ष भार है, ठीक है, जो ये निर्धारित करता है कि उस पदार्थ का कितना भार भाग 1 भार भाग हाइड्रोजन, 8 भार भाग ऑक्सीजन या 17 भार भाग हाइड्रोक्सिल के सापेक्ष है, उसके तुल्य है। तो यह केवल एक तुलनात्मक भार है, एक संख्या है। अब कैसे हम किसी एसिड, बेस या आयन या साल्ट का तुल्यांकी भार कैलकुलेट करते हैं? देखिए, किसी एसिड का जो तुल्यांकी भार है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एसिड का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड, यानी कि ये जो HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड हैं। अगर HCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका अणुभार और डिवाइड करते हैं विस्थापनीय हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन उसमें हैं जो डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं, कितने आयनिक हाइड्रोजन उसमें उपस्थित हैं। तो आयनिक हाइड्रोजनों की संख्या से हम उसको डिवाइड कर देंगे। HCl का सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है 35.5, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐड कर दें कितना हो गया 36.5, और इसमें केवल एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है तो 36.5/1 इजिकल टू कितना है 36.5, यानी HCl का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों इक्वल होते हैं। इसे हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता। अब आप H2SO4 का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो आप निकाल लें इसका मॉलिक्यूलर वेट।
हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 ऑक्सीजन है, 64 तो ये हो गया, 32 ये हो गया और 2 ये हो गया, कुल मिला के 98 हो गया। अब कितने इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन है? 2। तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 49। इसी तरह आप देखें एसिटिक एसिड में आप देखेंगे CH3COOH, तो इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 12 होता है, 12 दूनी 24, ये हो गया, 4 हाइड्रोजन है 28 हो गया, और कितना हो गया 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना आया ये आपका 60। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाई 1। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन ये है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि इसे डिवाइड करते हैं 4 से। तो हमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ केवल विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है यह आयनिक नहीं होता है, केवल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही आयनिक होता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इसमें केवल एक है, ओनली वन आयोनिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ हम 1 से डिवाइड करेंगे और ये 60 आएगा। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 into 2H2O का आप जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो एक क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें 2 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, तो सबका इसका क्या निकालेंगे? मोलर मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का 12 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, 1 33, 12 कितना हो गया 45, COH का 45, इसका 45 90 हो गया, H2O का 36 हो गया, 2 है, 18 होता है मॉलिक्यूलर, 2 है तो 36 हो गया, कुल मिला के 126 हो गया डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, तो ये आया 63। तो एसिड का तुल्यांकी भार ऐसे निकालेंगे। बेस का कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल यानी एसिडिटी ऑफ बेस। अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लीयता। तो NaOH में केवल एक है, तो 40/1 हो गया। मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40 आता है, ठीक है, तो ये वही आ गया, यहाँ पे ये आया आपका 40, ठीक है, 40/1 इज टू 40, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड का अब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेरियम का एटॉमिक वेट होता है 137 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, 16 17 34 तो ये हो गया और 137 ये हो गया, तो 71 हो गया, 171। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना आता है 171 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल हैं, तो कितना 85.5। वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आता है 78, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल हैं, तो डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट 26। आयन का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है आयोनिक वेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वैसे ही आयोनिक वेट निकालते हैं। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक वेट 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, लेकिन कितने हाइड्रोजन एटम है 4, तो 14 + 4 हो गया 18, और डिवाइड करते हैं उस पे जो वैलेंसी होती है, नंबर ऑफ वैलेंसी, ये चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन उसका नंबर कितना है 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1 यानी कि इसका ये आ जाएगा 18, ठीक है, कितना आ गया 18। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन का आप निकालेंगे, 63 × 48 12 60 हो गया 60। अब इसकी बैलेंसी कितनी है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 30 हो गया, ठीक है। सल्फेट का आप निकालें, 16 4 64 हो गया, 32 इसमें ऐड कर दीजिएगा 96 हो गया, तो 96 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 48, ठीक है। तो आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आयोनिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ दैट आयन। अब मान लीजिए कोई साल्ट है, तो साल्ट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उस साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे।
और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद उस साल्ट में जो आयन प्रेजेंट हैं उन किसी एक आयन या तो कैटायन या फिर एनायन की वैलेंसी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा Na2CO3 आफ्टर डिसोसिएशन गिव 2Na+ एंड CO3-। अब या तो कार्बोनेट पे ले लें, कितनी वैलेंसी है 2, कितनी है 2, या फिर इसका टोटल चार्ज ले लें 2 × 1 चार्ज है तो भी 2 आएगा, यानी डिवाइडेड बाई करेंगे 2। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आता है 106 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 53। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का आप निकालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आता है 100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कैल्शियम Ca++ और CO3- में इसका आयोनाइजेशन होगा, तो यहाँ कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4Cl, तो NH4Cl का जब डिसोसिएशन होगा तो ये बनेगा NH4+ और Cl-, तो एक ही है वैलेंसी, दोनों की एक ही है, तो किसी एक की आप लेते हैं, कैटायन की या एनायन की, तो ये कितना आता है 53.5 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 53.5। ठीक है, आइए अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि नॉर्मेलिटी को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 0.62 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 100 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इस विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? अब देखिए इसमें दिया क्या है, W वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.63 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 100 ml। ठीक है, W हो गया 0.63, V हो गया 100 ml। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड का अभी हमने निकाला और मैंने आपको बताया भी है कि एसिड का जो आप तुल्यांकी भर निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बटे उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन। इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन तो है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 126, तो इक्विवेलेंट वेट आया इसका 63। ठीक है, सीधा सा फार्मूला मैंने आपको बताया, N बराबर W/E/V। यहाँ होता है लीटर में, W की वैल्यू लगाएंगे 0.63, इक्विवेलेंट वेट 63 आ गया और V आया है 100, लेकिन ml में दिया है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 100/1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 क्रॉस हो गया, ऊपर 10 बचता है 6.3 डिवाइडेड बाई 63, तो आता है 0.1, यानी इस विलयन की जो नॉर्मेलिटी आती है ये आती है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, N/10, 1/10 भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट मस्ट बी एडेड इन 250 ml। 250 ml जल में कितना सोडियम कार्बोनेट मिलाएं कि ऑब्टेन्ड हो NY2 सॉल्यूशन। 250 ml NY2 सांद्रता का सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता है? इसका कहने का मीनिंग ये है, NY2 नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1/2। ठीक है, V कितना है 250 ml। क्लियर हो गई बात। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लवण का, साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि Na2CO3 आफ्टर डिसोसिएशन क्या देगा 2Na+ और CO3-। तो या तो एनायन या फिर कैटायन पे जो चार्ज है उसकी टोटल संख्या लेते हैं, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट अभी आपको बताया मैंने कैलकुलेट करना। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 46 ये हो गया, 12 ये हो गया और 16 3 48 ये हो गया, 48 + 12 60 और 46 106 डिवाइडेड बाई 2 53 आ गया। सीधा सा फार्मूला लगाएंगे, N = W/E/V, V लीटर में। ठीक है, N की वैल्यू लगा दें, 1/2 = W। हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है W, मात्रा ही तो फाइंड करनी है।
अपॉन के जाए 53 इक्विवेलेंट वेट इंटू 250, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो W आ गया, W इज इक्वल टू 53 इंटू 250 अपॉन 2 इंटू 1000। ठीक है, जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 6.62 ग्राम, यानी कि 6.62 ग्राम अगर हम 250 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट का N/2 कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 15% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज 1.10 ग्राम पर ml। 15% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास, भारानुसार विलयन की हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। पिछले वीडियो में हमने आपको जब फिजिकल यूनिट बताई थी तो परसेंटेज बाई मास मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है सॉल्यूट के ग्राम जो प्रेजेंट होते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो 15% H2SO4 सॉल्यूशन बाई मींस इसका क्या मतलब होगा, 15% H2SO4 सॉल्यूशन भारानुसार बाई मास। इसका क्या मीनिंग है कि H2SO4 कितना है 15 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, तो वेट ऑफ H2SO4 हो गया 15 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो हम इस वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.1। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1000 अपॉन 11, ये ml में आ गया इसका सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम। ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर लें। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो एसिड है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें, 2। तो 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। सीधा सीधा फार्मूला क्या लगाएंगे, N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, V आता है लीटर में। ठीक है, W है 15 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट है 49 और V कितना है अभी हमने निकाला 1000 अपॉन 11, 1000 अपॉन 11। अब ये ml में है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू में आ जाएगा 1000। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू 11 अपॉन 49, यानी कि कुल मिला के जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 3.36 N, यानी कि इस विलयन की जो नॉर्मेलिटी है वो 3.36 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।